हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रिगर मल्टीपल आउटलुक ईमेल्स यूजिंग वीबीए। इसका क्या मतलब है कि हमें मल्टीपल आउटलुक ईमेल्स को किस तरीके से ट्रिगर करना है। और ये सिचुएशन बेस्ड है। सिचुएशन क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा शीट है। इस डेटा शीट के अंदर मेरे पास कुछ एम्प्लॉय नेम, प्रोजेक्ट नेम, उनकी प्रायोरिटी, प्रोजेक्ट स्टेटस और कुछ ईमेल आईडीज दी गई हैं और साथ में मेल स्टेटस भी दिया गया है, जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि मेल स्टेटस क्या है। अभी के लिए हम बात करते हैं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है गाइस कि ये जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ये जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और वो जैसे ही क्लियर होता है तो क्लियर के केस के अंदर एक आउटलुक की ईमेल अपने आप ही बन के इन मैनेजर्स के साथ जो भी इनके कॉरस्पॉन्डिंग लाइक ये जो ईमेल आईडी लिखी गई है उसके पास मेल चली जानी चाहिए। तो ये टास्क किस तरीके से परफॉर्म होगा इसको देखते हैं। इस टास्क को करने के लिए गाइस मुझे डेवलपर टैब की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विजुअल बेसिक का कोड मैं वहीं पर ही लिख सकता हूँ। तो डेवलपर टैब में जाइए। डेवलपर टैब में जाने के बाद आपने विजुअल बेसिक के अंदर जाना है और यहाँ जाके आप एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लीजिए। मॉड्यूल इंसर्ट करके गाइस इस मॉड्यूल का मुझे नाम चेंज करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करके F4 की प्रेस कीजिए और उसका नाम चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने बोला है ईमेल ट्रिगर। जैसे आप इसको क्रॉस आउट करते हैं इसका नाम ईमेल ट्रिगर में चेंज हो जाएगा। अब मैं अपना सब रूटीन लिखना स्टार्ट करूंगा। तो सब रूटीन के अंदर मैंने लिख दिया सब ऑटोमेटिक ईमेल ट्रिगर। ये आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। अब गाइस, क्योंकि देखिए आउटलुक की कनेक्टिविटी कराने के लिए मुझे एक चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी आप आउटलुक के ऊपर काम कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप इस टूल में जाके चेक कर लीजिए कि रेफरेंसेस के अंदर आपकी आउटलुक की लाइब्रेरी क्या इसके अंदर एडेड है। अगर नहीं ऐड है तो आपको ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आउटलुक कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, वेरी केयरफुली नीचे आइए। यह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है गाइस। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक लाइब्रेरी के अंदर आपने जाना है। तो जैसे मैं यहाँ नीचे आऊंगा तो ये देखिए लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16.0 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी। आप लोगों के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कि मैं इस टाइम पर जो वर्जन यूज कर रहा हूँ ये ऑफिस 365 है। और आउटलुक लाइक जो अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 है या फिर ऑफिस 365 जो है, इनका जो वर्जन होता है यहाँ पर 16.0 होता है। लेकिन कुछ लोग जैसे 2013, 2010 या 2007 यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ये जो 16.0 है ये वेरी करेगा। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आपने टिक कर देना है। इस आउटलुक लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर एक स्क्रिप्टिंग रन टाइम आता है, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। आप इस पे भी क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब जब आपने इसको ओके कर दिया, इसके बाद इसमें अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। और क्योंकि इस कोड को लिखने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ वेरिएबल्स की, तो गाइस मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया डिम आउटलुक, ये एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा गाइस। जैसे एक्सेल अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, पीडीएफ की फाइल भी ऑब्जेक्ट है, पावर पॉइंट की फाइल, वर्ड की फाइल, ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए अगर आप एक्सेल के साथ किसी दूसरी चीज को कनेक्ट करा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में ही उसका जो डेटा टाइप होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इसके बाद आप आगे और लिखिए आउटलुक मेल। इसके लिए मुझे दो वेरिएबल की और जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बोला आई एस इंटीजर एंड जे एस इंटीजर। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पर आके आप तो ये आई जो है इसके अंदर क्योंकि लूपिंग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। फॉर लूप का यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लास्ट रो डिफाइन करूंगा। तो लास्ट रो है मेरी शीट्स। जिस भी शीट के अंदर मैं मुझे काम करवाना है, तो ये मेरी शीट है डेटा। तो मैंने बोल दिया शीट डेटा डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट 1 डॉट एंड। तो इसका क्या मतलब होता है गाइस, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि एक वर्कशीट के अंदर जितना भी आपका डेटा पड़ा होगा ये उसका रो काउंट, जो लास्ट रो काउंट होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है।
तो एज ऑफ नाउ इसके अंदर जो 22, अगर आप ऊपर से देखें तो इसके अंदर 22 काउंट है। तो इसका रो काउंट जो 22 है, ये वेरिएबल अपने अंदर इसको स्टोर कर देगा। अगर आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन के लिए आप देखिए इस तरीके से F8 की प्रेस कीजिए, और जैसे आप ये करके इसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो देखिए इसको 22 बोलता है। ये जो 22 है, यही 22 यहाँ पर इसका जो रो काउंट है 22 ही है, तो ये अपने अंदर 22 स्टोर कर लेता है। तो अब मैं अपना लूप यूज करूंगा, तो मैंने बोल दिया फॉर आई इक्वल टू 2 टू लास्ट रो, यानी कि इसको मैं बोल रहा हूँ जो मेरा इनिशियल पॉइंट है वो 2 से चले, क्योंकि फर्स्ट पे गाइस अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे हेडर हैं, डेटा मेरा जो स्टार्ट हो रहा है वो रो 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने बोला 2 से लेके लास्ट रो तक की ये चले, यानी कि 22 तक की। लेकिन ये जो मैंने कोड लिखा है डायनेमिक है, कल की डेट में अगर आपका डेटा बढ़ भी जाता है तो ये उतना ही रो काउंट अपने अंदर स्टोर कर लेगा। चलिए, जब मैंने इसको ये वाली चीज बोल दी है तो अब यहाँ पर मुझे अपनी कंडीशन चलानी है, जो कि इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही चलेगी। तो मैं इसको बोलता हूँ इफ शीट्स डेटा, जो मेरी डेटा वाली शीट है, इसके सेल्स, यानी कि मुझे चेक कराना है इसके बेसिस पर कि क्या ये इन प्रोग्रेस या क्लियर तो नहीं है। तो ये जो डी है, अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो A B C D ये मेरा 4th कॉलम है। तो मैं बोल दूंगा इसको I, 4th की जो भी वैल्यू है, क्या ये जो वैल्यू है ये क्लियर तो नहीं है। अगर ये इक्वल टू क्लियर है तो क्या होना चाहिए उस केस के अंदर, उस केस के अंदर गाइस हमारा आउटलुक की मेल ट्रिगर होनी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उस केस के अंदर मुझे आउटलुक की मेल को आउटलुक को सेट कराना पड़ेगा इसके अंदर। तो मैंने बोला सेट, और ये जो आपकी आउट ऐप जो ये जो पहला आपने डिफाइन किया है इसको सेट कराइए पहले यहाँ पर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद आपने यहाँ पर लिखना है क्रिएट ऑब्जेक्ट, सॉरी, आपने लिखना है क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर ऐसे डबल कोट के अंदर ये देखिए बोल रहा है ना क्रिएट ऑब्जेक्ट क्लास एज स्ट्रिंग और सर्वर नेम एज स्ट्रिंग। सर्वर नेम मींस कि यहाँ पर हम आउटलुक की कनेक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्लीकेशन डॉट आउटलुक डॉट एप्लीकेशन होता है गेस। तो यहाँ पर आप लिखिए आउटलुक डॉट एप्लीकेशन, इस तरीके से डबल कोट में इसको क्लोज कर दीजिए। सेट आउट मेल को भी, जो आउटलुक मेल है आपके आउटलुक मेल को भी सेट करा लीजिए। आउटलुक मेल इक्वल टू, और इस आउटलुक मेल के अंदर आपने इस चीज के साथ आइटम क्रिएट करवाना है, जो कि क्रिएट, मैं इस चीज को आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। क्रिएट आइटम विद 0, इस तरीके से। गाइस देखिए ये मेरी एक आउटलुक ऐप है, इसको पूरे को आउटलुक की ऐप बोला जाता है। लेकिन वो जो मैं यहाँ पर क्रिएट आइटम 0 बोल रहा हूँ, इस क्रिएट आइटम 0 का मतलब है ये जो न्यू मेल, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नई मेल ओपन हो जाती है। तो इस नई मेल को ओपन कराने के लिए ये वाला कोड लिखा जाता है। जब आपने ये वाली चीज दोनों की दोनों डिफाइन कर दी है तो उसके बाद आप इस यहाँ पर एक कोड लिखिए ऑन एरर नेक्स्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई एरर आता है तो उसको इग्नोर कर दे। अब चलते हैं, मैं बोला विद आउटलुक मेल। ये विद कीवर्ड का यूज किया है कि मैं बार बार की आउटलुक मेल नहीं लिखना चाहता, सिर्फ डॉट के साथ जो इसके एक्शन परफॉर्म होंगे वही लिखवाना चाहता हूँ। तो मैंने बोल दिया विद आउटलुक मेल टू, यानी कि अगर आप इस मेल के अंदर जाते हैं और नई मेल के अंदर जाते हैं, जो टू सेक्शन है इसके अंदर मैं किस किस को रखवाना चाहता हूँ ये उसकी बात हो रही है। तो मैंने बोल दिया टू के अंदर होगा अगर मैं अपनी वर्कशीट के अंदर दोबारा से जाके चेक करूं तो इसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो ईमेल आईडीज हैं ये मेरे ई कॉलम पे, यानी कि 5वें पे अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 ई मेरा 5वां कॉलम है। तो मैं यहाँ पर इसको ये बोल दूंगा कि I, 5 की जो भी वैल्यू होगी ये उसको रखेगा 2 में। इसके बाद सीसी, अगर आप सीसी में किसी को रखवाना चाहते हैं तो उसका ईमेल आईडी रख दीजिएगा। बीसीसी में किसी को रखवाना चाहते हैं तो इसकी ईमेल आईडी भी आप रखवा सकते हैं। अभी के लिए मैंने इनको ब्लैंक छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने इसको बोल दिया इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो सब्जेक्ट
के अंदर मैंने बोल दिया कि दिस प्रोजेक्ट हैज बीन, ये आपका सब्जेक्ट की लाइन हो जाएगी। इसका जो आउटलुक की बॉडी है उसके ऊपर क्या आना चाहिए, हाई, इस तरीके से। और यहाँ पर एक एंड VBCRLF एंड VBCRLF, इसका क्या मतलब होता है, VBCRLF का मतलब कि ये आपको एंटर करने देता है। लाइक अगर मैं इसके अंदर सीधा सीधा एक लाइन के अंदर ही लिख दूं तो वो वहां पर ये जो हमारी कीबोर्ड के अंदर एंटर की होती है वो एंटर नहीं प्रेस करेगा, डायरेक्ट एक ही लाइन के अंदर रख देगा इसको। तो ये जो VBCRLF होता है इसकी फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक क्राफ्टिंग लाइन फेच्ड। तो इसके थ्रू हम एंटर का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब जब आपने इसमें 2 VBCRLF लिख दिए उसके बाद आप बोल दीजिए इसको आगे, मतलब ये एंड के साथ फिर कोड में आपको लिखना होगा कि हाई योर प्रोजेक्ट बीन कंप्लीटेड। ये आप कुछ भी बॉडी में लिख सकते हैं, जैसी बॉडी आपको मतलब ईमेल की जो बॉडी बनवानी हो लिखवानी हो उस हिसाब से। और उसके बाद आप यहाँ पर ले जाके इसको फिर से 2 एंटर लगवाइए इस तरीके से। यहाँ लिखिए रिकॉर्ड्स, और फिर मुझे एक एंटर की जरूरत पड़ेगी सिर्फ इसके नीचे। इसके आप नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम डाल दिया, जैसे मैंने बोल दिया क्रिस्टियन। जब आपने ये वाली चीज लिख दी है, अब देखिए मुझे इसको रेड में हाईलाइट कर रहा है। इसको रेड में हाईलाइट करने के पीछे इसका कारण क्या है कि ये जो मैं डबल कोट लिख रहा हूँ ना, इस डबल कोट के बाद ये क्योंकि एक अकेला टेक्स्ट है, जब भी आप इस VBCRLF का यूज करेंगे तो टेक्स्ट वैल्यू के अंदर ही उस चीज को आपको लाइक जो भी कॉमा है वो कॉमा इसके बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसको स्ट्रिंग नहीं समझेगा। क्योंकि अगर हमें स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग को डिफाइन कराना होता है तो उसको डबल कोट के अंदर डिफाइन कराना होता है, और डबल कोट के अंदर ही इसको रहना चाहिए। तो जब आपने ये वाली चीज लिख दी है इसके बाद आप इसको डिस्प्ले करा दीजिए। देखिए इसके अंदर मैं एक चीज और छोटी सी कमेंट के अंदर लिख देता हूँ कि ये इसके अंदर एक सेंडिंग ऑप्शन भी होता है। ये क्या करता है, डायरेक्टली सेंडिंग ईमेल। ये मतलब आपको नोटिफाई भी नहीं होने देगा, ये डायरेक्टली मेल सेंड कर देगा। तो यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पहले एक बार डिस्प्ले करा लीजिए। आप सेंड भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन बी वेरी श्योर कि आप जो भी मेल सेंड कर रहे हो वो इन ऑल एस्पेक्ट्स बिल्कुल सही हो। चलिए जब आपने ये कोड लिख दिया यहाँ पर लिखिए ऑन एरर टू 0। अगर इन केस कोई एरर आता है तो ये 0 पे चला जाए। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको बोल दीजिए सेट आउट मेल इक्वल टू नथिंग, यानी कि यहाँ पर आउटलुक का काम आपका खत्म हो चुका है। और जब ये वाला काम आपका हो गया उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको एंड विथ करा दीजिए। ये जो विथ कीवर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया था ये यहाँ पर एंड विथ हो जाएगा। और इसका एंड इफ की कंडीशन को भी बंद कर दीजिए, इफ की कंडीशन यहाँ से चलती हुई आ रही है, ये आपने बंद कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर जब आपने लगा दिया, अब एक और नई इफ की कंडीशन में लगाऊंगा। मैंने इसको बोला एक मिनट, मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत इसी की पड़ेगी। तो ये जो इफ की कंडीशन है इसी को मैं फिर दोबारा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वहां पर जो क्लियर्ड वाला जो हमारा सिचुएशन है उसमें मैं और आगे कुछ कराना चाहता हूँ। तो मैंने इसको बोल दिया कि अगर आप आगे, जैसे मैंने एक नया चेक लगवा रहा हूँ कि अगर आई कॉमा जो 4 है उसकी जो वैल्यू है अगर ये क्लियर होती है तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए, देन आई कॉमा 4 पे मेरे ये, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो छठा कॉलम है यानी एफ, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं दोबारा। और यहाँ पर मैं इसको जाके बोल देता हूँ जो आई कॉमा 6 है ना उसकी वैल्यू को सीधा बोल देगा सेंड। इसी का जो इंटीरियर डॉट कलर है, इंटीरियर कलर का मतलब होता है गाइस बैकग्राउंड का कलर। तो VB
ग्रीन, उसको मैं चाहता हूँ कि वो ग्रीन में शो हो जाए, मेल सेंट लिखा हुआ आ जाए वहां पर और ग्रीन में शो हो जाए। उसके बाद यहाँ पर एल्स लगाइए कि अगर ऐसा नहीं होता, इनकेस अगर वो जैसे क्लियर नहीं होता, तो उस केस के अंदर वो कुछ ना करे, इसको सीधा पकड़ के मेल नॉट सेंट बोल दे, खत्म, मेल नॉट सेंट। और इस जो इफ की कंडीशन है इसको बंद कीजिए, एंड इफ नेक्स्ट आई। तो गई ये आपका कोड है। तो लेट मी जस्ट चेक कि ये काम कर रहा है। तो और अगर एक चीज हम इसमें और कराएंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर मैं इसमें एक छोटी सी मॉडिफिकेशन और करना चाहता हूँ। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हम इसको एक एक करके ही देखेंगे, एक एक करने में क्लैरिफिकेशन जो क्लैरिटी है वो ज्यादा आती है। तो देखिए गाइस, मैं अपना कोड एक एक करके रन कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान देंगे कि ये पहला जो एम्प्लॉई है इसका नाम है रवि, इसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और इसका जो स्टेटस है इस टाइम पर इन प्रोग्रेस है। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं F8 करूंगा, तो जो मेरी इफ की कंडीशन है ये चेक करेगी कि क्या यहाँ पर ये जो वैल्यू पड़ी हुई है, यानी कि इसके ऊपर मैंने इसको 2 से कराया है, तो यहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 ही होगी। तो ये चेक करेगा कि ये क्या क्लियर है। तो ये इसको क्लियर नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली सबसे नीचे चला जाएगा, ये देखिए एंड इफ पे चला गया। और फिर दोबारा ये यहाँ से आके चेक कर रहा है, इसको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर देखेगा कि वो, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी फॉल्स की कंडीशन है, इसने देखा कि यहाँ पर ये क्लियर तो है नहीं, तो ये डायरेक्टली इस एरिया के अंदर मेल नॉट सेंट बोल देगा इसको। ये देखिए मेल नॉट सेंट लिखा हुआ गया अपने आप। फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कंडीशन चेक करानी है, तो नेक्स्ट में भी मेल नॉट सेंट की कंडीशन है, क्योंकि इन प्रोग्रेस है यहाँ पर। इसी में फिर थर्ड कंडीशन, ये फिर इसको मेल नॉट सेंट। लेकिन गाइस अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब ये वाला जो केस है मेरा क्लियर का है, तो एक मेल ट्रिगर हो जाएगी। तो ये जैसे नीचे आया, तो देखिए एक मेल ओपन हो जाएगी, ये देखिए managers.uk.xyz.com। तो अगर आप यहाँ पर जाके चेक करते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इसमें मेरा ये क्लियर है, managers.uk.xyz.com। मतलब इसके साथ जो भी ईमेल आईडी होगी उसी को ही पिक करके ये मेल पे रख देगा। तो चलिए इसको, और इसने इसने बोल दिया हाय योर प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, जो भी है। लेकिन ये सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट नहीं आया, तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको सब लिखा है, इसलिए तो इसको सब्जेक्ट पूरा लिखिएगा। तो इस तरीके से ये एक एक करके चेक करेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं काम करता हूँ, इसको अगर मैं एक ही बारी में जैसे सबको मैं इस तरीके से हटा के रन कर देता हूँ, अगर भाई चांस इसको हटाए तो जितनी भी इसके अंदर आउटलुक की मेल है बनी है सारी के सारी, मतलब जितने भी इसके अंदर क्लियर अकाउंट्स हैं सबकी के लिए इसने एक मेल ट्रिगर कर देनी चाहिए। तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर ले जाके रन करता हूँ इस तरीके से, तो देखिए कितनी तेजी से इसने, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये देखिए कितनी सारी आउटलुक की ईमेल ओपन हो गई है। तो यानी कि इसने एक एक करके मैं ये सारी मेरे को बंद करनी होंगी। ठीक है, तो भाई ये देखिए जहां जहां पर भी क्लियर था इसने वहां पर इनको ग्रीन कलर में हाईलाइट भी कर दिया है कि इतनी यहाँ से जो जितने अकाउंट हैं इतने क्लियर भी हो चुके हैं। तो चलिए इसको दोबारा से अनडू कर देते हैं, और अनडू करने में इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं आगे मैं चाहता हूँ गाइस कि यहाँ पर एक और शीट बना देते हैं, मेल सेंट। अब इसके अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर तो मेरा जो अकाउंट है वो क्लियर हो के होता रहेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इसके अंदर से अकाउंट क्लियर हो गए होंगे अपने आप उठ के इसके अंदर आ जाए। तो इसके लिए मुझे हेडर चाहिए होंगे, तो ये हेडर्स को मैंने यहाँ पर रख दिया, और यहाँ पर रखने के बाद जितने भी अकाउंट मेरे क्लियर होते हैं, क्लियर का लॉग यहाँ पर तैयार होता जाए मेल सेंट के अंदर। तो इसके लिए मुझे फिर एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने इसको बोल दिया
अब ये जो मैंने यहाँ पर जो लूप लगाया था, ये वाला जे वाला जो एक वेरिएबल डिफाइन किया था, इसके ऊपर मैं लूप चलाऊंगा। तो इस लूप के लिए भी मुझे एक नेक्स्ट रो या लास्ट रो की जरूरत पड़ेगी नीचे, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं गाइस एल आर करके नाम दे रहा हूँ। मैंने बोल दिया एल आर इक्वल टू, इसके अंदर भी ये सेम ही स्टोरी रहेगी आई कॉमा 1, और यहाँ पर फॉर जे इक्वल टू 3 to एल आर, ये 3 से लेके एल आर तक की चलेगा आपका। अब यहाँ पर फिर मेरी इफ की कंडीशन लगेगी, तो इफ की कंडीशन के अंदर मैं इसको सेम काम करवा देते हैं। मैंने इसको बोला अगर इनकेस गाइस ये वाला काम मेरे ख्याल से इसके साथ हो जाना चाहिए, लेकिन चलिए इसको सेग्रीगेट करके ही देखते हैं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इसको बोला कि इफ शीट डेटा सेल्स i,4 की वैल्यू अगर क्लियर्ड होती है, तो उस केस के अंदर इसको क्या करना होगा। मैंने बोला मतलब यहाँ पर देन लगेगा, देन के बाद आप इसको बोलिए i,1 को सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद यही से क्या करेगा, मैं चाहता हूँ कि जब इसको सिलेक्ट कर लेगा तो ये एक्टिव सेल बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक रेंज मेथड यूज करूंगा, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ एक्टिव सेल कॉमा रेंज कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड एक्सेल टू राइट, यानी कि उस एरिया से बिल्कुल राइट की तरफ को सिलेक्ट कर ले सारी तरह। जब ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, तो सिलेक्ट करने के बाद ये कहीं सिलेक्शन बन जाएगा, तो इसको बोलिए सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन को कॉपी करा लीजिए। और एक काम और कर लेते हैं, सिलेक्ट ये बाहर की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसको भी सिलेक्ट करा लीजिए। और उसके बाद जब ये कॉपी कर लेगा, तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो मेल सेंट वाली आपकी शीट है, इस शीट को ये एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद जब ये इसको एक्टिवेट करेगा गाइस, मुझे फिर यहाँ पर एक और नेक्स्ट रो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक नेक्स्ट रो डिफाइन करता हूँ इसके अंदर, और नेक्स्ट रो के अंदर मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसको नेक्स्ट रो इक्वल टू शीट, ये जो मेल सेंट वाली शीट के अंदर ये इस चीज को चेक करेगा इस, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर इसको नेक्स्ट ब्लैंक सेल मिलनी चाहिए, तो नेक्स्ट ब्लैंक सेल में ही ये इसको पेस्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा इस चीज को, मैंने बोला शीट मेल सेंट सेल्स में गाइस जो मैंने ये जो जे लिया है, इस जे नहीं, हमने नेक्स्ट रो को डिफाइन किया था ना, यस जे नहीं गाइस, ये जो नेक्स्ट रो है, और ये भी आई की जगह जे होगा। वेरी सॉरी, ये थोड़ा सा दिमाग हो जाता है, तो इसको आप जे कर दीजिएगा। और ये जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर आप इसको बोल दीजिए कि नेक्स्ट रो +1,1 को सिलेक्ट करेगा सबसे पहले, और जो एक्टिव सेल है उस एक्टिव सेल को पेस्ट स्पेशल कर देगा, जो भी डेटा होगा उसको पेस्ट कर देगा। और पेस्ट करने के बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स गाइस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई डेटा अगर जिस हिसाब से ऐसे कॉपी कर रहे होते हैं, तो ये जो ब्लिंक कर रहा होता है, इस ब्लिंक को हटाने के लिए हमें एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स का यूज करना होता है, सो दैट कि मतलब एक तरीके से आप इसको एस्केप की लगा लीजिए। तो उसके लिए हमारा ये वाला कोड होता है, इसको फॉल्स। जब आपने ये वाली चीज करवा दी है, उसके बाद मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आप लिख दीजिए, जब ये वाला काम हो जाएगा उसका चलिए आप लिख दीजिए इसके अंदर कॉलम्स डॉट सिलेक्ट, और फिर दोबारा से सिलेक्शन डॉट टायर कॉलम डॉट ऑटो फिट, वो ऑटो फिट हो जाना चाहिए। और जब ये वाला काम हो जाएगा, ये वाला काम करने के बाद मैं चाहता हूं कि जो हमारी
डेटा वाली नहीं, उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी मेल सेंट वाली जो शीट है इसी के रेंज A1 पे आके रुक जाए। जब हमारा ये वाला काम हो जाए तो A1 1,1 पे आके, यानी कि 1,1 का मतलब कि रो भी 1 कॉलम भी 1, तो A1 पे आके रुक जाए। और A1 पे रुकने के बाद मैं चाहता हूँ इससे कि फिर से ये इस डेटा वाली शीट को सिलेक्ट कर ले एंड में, बिल्कुल इस तरीके से। और डेटा वाली शीट के अंदर भी इसके सेल्स 1,1 को सिलेक्ट कर ले एंड में, सो दैट कि जो भी यहाँ पर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो एंड में जाके कर्सर अपना डेटा शीट के अंदर ही रहे। तो गाइस एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक पॉज ब्रेक लगाऊंगा जहां तक हमारी ईमेल ट्रिगर हो गई थी, क्योंकि देखिए मेल इसमें बहुत सारी बन रही है। तो मैं काम करूंगा इसके अंदर मैं सिर्फ 2 ही अकाउंट रख लेते हैं क्रिएट के लिए, क्योंकि वैसे तो आप देख ही चुके हैं कि इतनी सारी मेलें ट्रिगर हुई थी। तो इसके अंदर सिर्फ 2 अकाउंट को हम क्लियर में रखेंगे। तो यहाँ पर एक ये अकाउंट क्लियर है और एक ये वाला अकाउंट क्लियर है, तो 2 मेल बननी चाहिए इसके लिए। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर ले जाके इस LR पे पॉज ब्रेक लगा दिया है, सो दैट कि इससे आगे जो भी है हम स्टेप बाय स्टेप देख सकें कि क्या काम हो रहा है। अगर इनकेस कोई एरर आता है तो उस एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, यस, तो ये मेरे को अभी के लिए एंड इफ करने के लिए कह रहा है। तो यस, ये मेरे को एंड इफ, और यहाँ से आप इसको नेक्स्ट जेबी हमें कराना होगा। चलिए अभी के लिए इस चीज को रन करते हैं। तो मैंने इसको जैसे रन किया तो देखिए मेरी 2 मेलें बन गई, एक फिनलैंड के लिए बन गई है, और अगर आप दूसरी मेल को देखें तो दूसरी मेल मेरी एक फिनलैंड की है और दूसरी मेल यूके के लिए है। तो रिवर्स क्रिस्टिंग, तो ये 2 मेलें बन चुकी हैं, इनको मैंने बंद कर दिया और ये 2 आइटम क्लियर हो चुके हैं। तो अब लेट मी जस्ट चेक कि ये जो क्लियर्ड है इसका लॉग वहां पर बन के तैयार होता है नहीं होता। तो इसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये नीचे चला गया क्योंकि इसको ये क्लियर नहीं मिला। तो ये, हाँ, अब 4th में जाके चेक करेगा क्योंकि इसको क्लियर मिलेगा गाइस। प्रोग्रेस में क्यों जा रहा है? ओके, हाँ जी, ये देखिए सारा सिलेक्ट हो गया है अगर आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि इसको ये वाला अकाउंट जो है क्लियर में मिला है। तो ये सारा इसने इस तरीके से कॉपी किया, अपनी मेल पे आया और यहाँ पर ले जाके जहां पर भी इसको नेक्स्ट रो मिलेगी वहां पर ले जाके पेस्ट कर देगा इसको। उसके बाद इस सबको पढ़ के ऑटो फिट करेगा, फिर से डेटा शीट में जाएगा, फिर चेक करेगा आगे की चीज, और फिर इसको जैसे क्लियर मिलेगा इसको सारे को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करके इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके सारा ऑटो फिट करके 1 1 पे आके ऐसे ये वाला काम होगा बस एंड सब। तो अगर आप अब ध्यान देंगे तो आपकी मेल भी ट्रिगर हो गई है, और अगर आप इस मेल सेंट वाली में जाए तो 2 अकाउंट आपके क्लियर हो गए। तो जो भी बंदा इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होगा क्या कर सकता है, सिंपली जैसे 2 मेल का तो लॉग मेरा ये बन चुका है, तो इसमें से वो आराम से इन क्लियर वाले अकाउंट्स को हटा सकता है कि चलिए अभी 2 अकाउंट तो इसमें से मेरे क्लियर हो गए, अब ये बाकी के इन प्रोग्रेस में रखे हुए और 2 क्लियर हो गए, उनका लॉग तो यहाँ पर तैयार हो गया और एम्प्लॉय का नाम आपका ये है। तो भाई इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है आपका काम करेगा। और इस वीडियो को, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी जरूर है और थोड़ा सा कोड भी इसका लंबा जरूर है, तो इसको एक एक करके आप चेक कीजिएगा रियल टाइम, अपने हिसाब से कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई सिनेरियो क्रिएट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑफिस के अंदर जहां पर भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आप लोगों के लिए एक चीज ये बता देता हूँ कि आज अगर इसका जो काउंट है ये सिर्फ 21 या 20 है, अगर ये इसका काउंट अगर 20,000 भी हुआ और 20,000 में से मैं बोलता हूँ कि 2,000 अकाउंट आपके क्लियर हो गए, तो इसको मैनुअल रूप में एक बार इमेजिन करके देखिए कि कोई बंदे को अगर ये मैनुअल काम करना हो कि वो इनमें से प्रोजेक्ट स्टेटस को क्लियर चेक करे और उसके बाद एक एक मेल करे, तो उसको पूरा दिन लगेगा ये वाला काम करने में, एक एक मेल को सेंड करने में। क्योंकि ईमेल की बॉडी बनानी है, फिर उसको कॉपी करना है, कॉपी करके फिर ईमेल आईडी चेंज करनी है, मतलब ये कितना मोनोटोनस और कितना मैनुअल वर्क है इसके अंदर। तो इस तरीके का जो भी काम होता है ऑटोमेशन के थ्रू ही होता है।
तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने के बाद एक एक चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, इम्प्लीमेंट करने के बाद बनाइए अपना प्रोजेक्ट। गाइस ऑल द बेस्ट। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। बाय बाय।